तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये है तत्वों का आवर्ती विभाजन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, और ये टॉपिक है हमारा क्या, आधुनिक आवर्त नियम या मोजले का आवर्ती विभाजन, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और मोजले पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो देखो बच्चों, एक साइंटिस्ट था मोजले, जिसने तत्वों के परमाणु क्रमांक की खोज की थी। उसने एक फॉर्मूला दिया था, है ना, न्यू इक्वल टू ए जेड माइनस बी। इस फॉर्मूले में जो जेड है वो है तत्व का परमाणु क्रमांक, और न्यू है तत्व द्वारा उत्पन्न की गई एक्सरे की फ्रीक्वेंसी। तो इस संबंध के आधार पर उस समय ज्ञात सभी तत्वों के जो परमाणु क्रमांक हैं मोजले ने निर्धारित कर दिए थे। और उसी समय बोर ने अपना परमाणु मॉडल दिया, और परमाणु मॉडल के आधार पर नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉनों की क्या व्यवस्था होती है उसको बोर ने बताया। तो मोजले का जो सिद्धांत है, मतलब मोजले का जो समीकरण था, उसके आधार पर निकाले गए जेड की वैल्यू, और बोर के परमाणु सिद्धांत के आधार पर आधुनिक आवर्त नियम प्रस्तावित किया गया, और जिसमें तत्व के भौतिक और रासायनिक गुणों का संबंध उनके परमाणु भार से न बता के परमाणु क्रमांक से कर दिया गया। क्योंकि तत्व के परमाणु क्रमांक के बराबर जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसके बराबर ही तत्व में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था ही तत्व के गुण निर्धारित करती है। तो इस तरह से परमाणु क्रमांक की खोज और बोर सिद्धांत दोनों आ जाने से आधुनिक आवर्त नियम प्रस्तावित किया गया, और ये कहा गया कि इस नियम में कि तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक का आवर्ती फलन होते। बात समझ गए कि जो मेंडलीव ने दिया या उससे पहले लूथर मेयर, जितने भी आवर्त नियम दिए गए वो सब परमाणु भार पर आधारित थे, लेकिन ये था परमाणु क्रमांक पर। और ये सबसे सार्थक नियम था जो आज भी तत्वों के आवर्ती विभाजन का मूल आधार है। तो इस तरह से ये कहा गया कि तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक का आवर्ती फलन है। अर्थात तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम पर रखने पर परमाणु क्रमांक में 2, 8, 18 या 32 का अंतराल आने पर समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है, क्योंकि तत्वों के बाह्यतम कोश में समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। बात समझ गए ना, कि तत्वों को अगर परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा जाए, समझ गए बच्चों, तो ये देखा गया कि 2, 8, 18 या 32 का अंतराल आने से परमाणु क्रमांक में, ये एक मैजिक नंबर है, जादुई अंक है कि 2, 8, 18, 32 का अंतराल आने से परमाणु क्रमांक में समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति हो जाती है। मीन्स एक तत्व दूसरे तत्व के नीचे आ जाता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि तत्वों के बाह्यतम कोश में समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाता है। और बोर ने कहा है कि तत्वों के विन्यास समान होंगे तो उनके गुणों में भी समानता होगी। और इस तरह से अगर हम एक एग्जाम्पल से समझें कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये एक ही वर्ग के तत्व हैं जो गुणों में समान है। तो आप यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ जाएं 8 का डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ जाएं 8 का डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ जाएं 18 का, यहाँ से यहाँ जाएं 18 का, और यहाँ से यहाँ जाएं 32 परमाणु क्रमांक का डिफरेंस है। इस तरह के डिफरेंस के कारण आप देख रहे हैं कि तत्वों के बाह्यतम कोश में, ठीक है, बिल्कुल समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया। और यही रीजन है कि तत्वों के गुणों में क्या आ जाती है, समानता। तो 2, 8, 18, 32 इस तरह के जब परमाणु क्रमांक में अंतराल आते हैं तो संयोजी कोश में जो है बिल्कुल समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। और यही गुण है कि यही कारण है कि एक वर्ग के तत्वों में गुणों में समानता हो जाती है। यही था तत्वों का आधुनिक विभाजन जो आज भी हम पढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पर
तत्वों को देखें कि आवर्त सारणी में किस तरह से विभाजित किया गया है आधुनिक आवर्त सारणी में, तो पहला तो है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं और 18 वर्ग में बांटा गया है। मतलब जो कि मेंडलीव ने भी दिया था 7 आवर्त, उनमें भी आ गए, और उसने 17 वर्ग तो ऑलरेडी निर्धारित कर दिए थे, एक वर्ग और जोड़ दिया गया, 0 वर्ग। तो कुल मिला के आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं और 18 वर्ग। दूसरा है वर्ग के तत्वों में समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण इनके गुणों में समानता होती है। एक वर्ग के तत्वों में बाह्यतम कोश में समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाता है, जिसके कारण ही इन तत्वों में मतलब वर्ग के तत्वों में बिल्कुल समानता आती है गुणों में। इसमें जो प्रथम आवर्त है उसमें 2 तत्व आते हैं और इसे बोला गया है अति लघु आवर्त। द्वितीय और तृतीय आवर्त में आप देखोगे 8 तत्व आते हैं और इसे बोला गया है लघु आवर्त। चतुर्थ और पंचम आवर्त में 18 तत्व आते हैं और इनको बोला गया है दीर्घ आवर्त। षष्टम और सप्तम आवर्त में 32 तत्व आते हैं, इन्हें बोला गया है दीर्घ आवर्त। ठीक है, अति दीर्घ आवर्त बोले, इन्हें क्या बोला गया है अति, मतलब हम पहले इसको ये तो हो गए दीर्घावर्त और ये है अति दीर्घ आवर्त। समझ गए ना। षष्टम मतलब छठवां और सातवां जो आवर्त है वो है अति दीर्घावर्त, जिसमें 32 तत्व आते हैं। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड तत्वों को अलग से सारणी के नीचे 2 खंडों में रखा गया है। 14 लेंथेनॉइड है, 14 क्या है बच्चों एक्टिनॉइड तत्व। बात समझ गए। तो ये है कुल मिला के आधुनिक आवर्त सारणी का विभाजन का आधार। देखो इससे जो वो मतलब मेंडलीव सीरीज में जो कमियां रह गई थी वो मोजले सीरीज ने हटा दी। जैसे कि समस्थानिकों का स्थान निश्चित न होना, ऐसा इसलिए था क्योंकि समस्थानिकों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान थे, इसलिए उन्हें एक ही वर्ग में रख दिया गया। ठीक है, आपने देखा निकेल, कोबाल्ट या और भी कुछ तत्व हैं जिनके परमाणु भार में विचलन दिखता है बढ़ते क्रम में। तो एक्चुअल जब परमाणु क्रमांक देखे गए तो जो तत्व मेंडलीव ने जिस क्रम में व्यवस्थित किया है बिल्कुल सही व्यवस्थित किए गए हैं, है ना। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चूंकि फर्स्ट ग्रुप से मिलता है इसलिए फर्स्ट ग्रुप में रख दिया गया। तो ऐसे, और जो आवर्तिता का कारण है वो भी स्पष्ट हो गया कि तत्वों के बाह्यतम कोश में समान विन्यास हो जाता है 2, 8, 18 अंतराल आने से, इसलिए आवर्तिता का कारण भी स्पष्ट हो गया। तो इस तरह से आधुनिक आवर्त सारणी बनने से बहुत सारी जो कमियां रह गई थी पहले जो विभाजन दिए गए वो सारे दूर हो गए। ठीक है, फिर एक आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों का विभाजन। तो देखो बोर धारणा के अनुसार तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में प्रवेश करता है वह तत्व का ब्लॉक दर्शाता है। ठीक है, कि ये देखा गया कि तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में किस कक्षक में समाप्त हो रहा है या प्रवेश कर रहा है, इस आधार पर पूरी जो आवर्त सारणी है आधुनिक आवर्त सारणी उसको 4 अलग अलग ब्लॉक में बांट दिया गया है। इनमें से पहला ब्लॉक है एस ब्लॉक, इन तत्वों का अंतिम, ठीक है, जो इन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन ठीक है, अंतिम कोष, बाह्यतम कोष, या बल्कि हम कहें कि बाह्यतम, बाह्यतम कोष के एस कक्षक में प्रवेश करेगा। मतलब है कि ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो बिल्कुल बाह्यतम कोष है उसके एस कक्षक में प्रवेश करता है वो कहलाता है एस ब्लॉक के तत्व। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है NS122 होता है। इसमें 2 ग्रुप आते हैं, 2 वर्ग आते हैं, एक तो क्षारीय धातुओं का जिनमें NS1 दिखेगा और क्षारीय मृदा धातुएं जिनमें आता है NS2। NS1 को फर्स्ट ए भी बोलते हैं और NS2 को सेकंड ए। जैसे हम एक एग्जांपल से समझें, फर्स्ट ए का लिथियम 3 परमाणु क्रमांक है तो 1s2 2s1 देख रहे हैं आप, लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। क्षारीय मृदा धातुओं में जैसे बेरिलियम 4 है तो 1s2 2s2। तो इस तरह से ये कहलाते हैं एस ब्लॉक के तत्व। इनकी डिटेल हम अलग से ही डिस्कस करेंगे।
पी ब्लॉक के तत्व, इन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन संयोजी कोष के पी कक्षक में प्रवेश करता है। संयोजी कोष वही बाह्यतम कोष है ना, बाह्यतम कोष, बाह्यतम कोष के पी कक्षकों में प्रवेश करता है और इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो है NS2 NP126। मतलब S पूरी भरी है और P में 1 से 6 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। कुल मिला के 6 वर्ग आते हैं। पहला है बोरोन वर्ग, थर्ड A NS2NP1, ठीक है। इसमें बोरोन का अगर हम समझें तो 1s2 2s2 2p1 दिख रहा है। फिर है कार्बन वर्ग NS2NP2 है ना, ये थर्ड ए है, ये फोर्थ ए है। कार्बन का अगर हम विन्यास देखें तो 1s2 2s2 2p2। नाइट्रोजन फिफ्थ ए है ना, NS2NP3, जैसे नाइट्रोजन 7 1s2 2s2 2p3। फिर है ऑक्सीजन वर्ग सिक्स्थ ए NS2NP4 O8 1s2 2s2 2p4। हैलोजन वर्ग सेवंथ ए NS2NP5, फ्लोरीन 9 1s2 2s2 2p5। और शून्य वर्ग निष्क्रिय गैस NS2NP6, नियॉन 10 1s2 2s2 2p6। तो कुल मिला के ये है पी ब्लॉक का विभाजन, जो कि 6 वर्गों में किया गया है। ऐसा क्यों किया गया बच्चों? क्योंकि पी में 6 इलेक्ट्रॉन, जो पी कक्षक है उनमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फिर आते हैं संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के तत्व। इन्हीं को क्या बोला जाता है बच्चों? ये हैं डी ब्लॉक के तत्व। तो डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व मतलब इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो n-1 कक्षा के डी उपकोष में प्रवेश करेगा। तो डी उपकोष मतलब डी कक्षकों, और इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है n-1 d1 to 10 ns, या तो 0 या 1 या 2 भी दिखता है। एक एग्जांपल लेते हैं, स्कैंडियम 21 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। और यहाँ आप देख रहे हैं कि अगर अंतिम कोष है 4 तो n-1d है 3d, तो इस तरह से 3d1, इसी तरह से चलेगा 3d 10 हो जाएगा, तब फिर अगला ब्लॉक p स्टार्ट हो जाएगा। पूरे संक्रमण तत्वों को 4 श्रेणियों में बांट दिया गया है। 3d श्रेणी जिसका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास आएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास AR आर्गन मतलब 18 तक, और 3d 1 to 10 और 4s 1 to 2 जो कि स्कैंडियम 21 से स्टार्ट होगा जिंक 30 तक। 4d श्रेणी जिसमें क्रिप्टॉन रहेगा, उसके बाद 4d 1 to 10 5s 0 1 2, इसी में दिखता है जहां पर एक बार s0 होता है पैलेडियम में pd में, जिसमें 4d 10 5s 0 हो जाता है। बाकी में किसी में ज़्यादातर में दिखेगा आपको 1, कुछ में 2 भी दिखेगा। और ये स्टार्ट होगी इट्रियम 39 से और कैडमियम 48 तक। फिर आती है 5d सीरीज, 5d श्रेणी जिसमें जिनोन लेंगे 5d 1 to 10 6s 1 to 2। लैंथेनम 57 फर्स्ट एलिमेंट है, बीच में फिर यहाँ पर सीरियम 58 से लेके और 71 ल्यूटेशियम तक। मतलब यहाँ पर ये बता दूं कि सीरियम 58 से लेके ल्यूटेशियम 71 तक, ये तो है 4f ब्लॉक आ गया है बीच में। इसलिए दूसरा एलिमेंट 72 से स्टार्ट होगा 5d श्रेणी में, हाफनियम से, और फिर इस तरह से 80 तक चलेगा। फिर आता है 6d श्रेणी जिसका रेडॉन, ठीक है, एलिमेंट होगा x की जगह, और 6d 1 to 10 7s 1 to 2, इसका पहला मेंबर है थोरियम 89। फिर यहाँ पर, ठीक है, सॉरी थोरियम नहीं, यहाँ पर आएगा एक्टिनम 89 AC। फिर यहाँ थोरियम 90 से लेके और लॉरेंसियम 103 तक 5f ब्लॉक आ गया है बीच में। इसलिए जो दूसरा एलिमेंट होगा 5d श्रेणी में वो 104 रदरफोर्डियम से स्टार्ट होगा। ओके, तो इस तरह से ये 4 श्रेणियां बांटी गई हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। फिर आते हैं f ब्लॉक के तत्व। इन तत्वों में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वो n-2 कोष के f कक्षकों में प्रवेश करेगा, और सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा n-2 f 1 to 14 n-1 d 0 to 1 ns2। जैसे लैंथेनम 57 जिनोन 4f1 5d1 6s2। आप देख रहे हैं अंतिम कोष है 6 तो f है 4f, अंतिम कोष है 7 तो 5f में प्रवेश कर रहा है,
और इन्हें दो ग्रुप में बांट दिया गया है, लैंथेनाइड्स और एक्टिनॉइड्स। इन्हें भी हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आपको केवल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे से याद रखना है। एस और पी ब्लॉक के तत्वों को प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। इनमें केवल n कोष अपूर्ण होगा। समझ गए बच्चों कि जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्व हैं उनको प्रतिनिधि तत्व बोला गया है, क्योंकि हर एक तत्व अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, क्योंकि इनके जो गुण हैं वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के संक्रामी गुण हैं। जिंक, कैडमियम, Hg को संक्रमण तत्व नहीं होते, केवल इन्हें डी ब्लॉक का तत्व बोला जाएगा। और इनके अंतिम दो कोष अपूर्ण हैं, मतलब एक तो n-1 और एक n कोष, दो अपूर्ण कोष। मतलब बाह्यतम कोष तो है ही, इसके अलावा बाकी खाली पड़ा है। n-1 डी में आप देख रहे हैं डी जो है वो खाली है। एफ ब्लॉक के तत्व को अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं और इनके अंतिम तीन कोष अपूर्ण हैं और वो आप देखते हैं n-2, n-1 एंड ns। ये हैं इनके क्या, अपूर्ण कोष। इनमें ये अपूर्ण कोष है। और जबकि आप प्रतिनिधि तत्वों में देखो केवल बाह्यतम कोष ही अपूर्ण होगा। तृतीय आवर्त के तत्व सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, इनको प्ररूपी तत्व, टिपिकल एलिमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिपिकल एलिमेंट। ये तत्व अपने वर्ग के तत्वों के साथ बिना किसी असामान्य गुण के शेष तत्वों के साथ समानता दर्शाते हैं। मतलब इन तत्वों की अपने वर्ग के तत्वों के साथ सामान्यता है, इनमें अपने वर्ग से कोई भी अन्य असामान्यता नहीं है। जबकि इसके ऊपर चले जाएं कि लिथियम या मैग्नीज, बेरिलियम, तो थोड़ी सी अपने वर्ग के तत्वों से असामान्यता भी है। लेकिन ये जो तत्व है तृतीय आवर्त के, ये अपने वर्ग के तत्वों से मिलते हैं, अपने वर्ग के तत्वों से कोई असामान्य गुण अलग से नहीं दर्शाते। सेतु तत्व, प्ररूपी तत्व, सोडियम से लेकर क्लोरीन तक को सेतु तत्व बोलते हैं, क्योंकि मेंडलीव सारणी में ए और बी उपवर्गों को जोड़ते हैं। आप देखोगे मेंडलीव सारणी उठा के तो लिथियम के बाद सोडियम, सोडियम के दोनों तरफ ही आपको ए और बी दिखाई देंगे। ऐसे मैग्नीशियम तो Na जो है फर्स्ट ए का सेतु तत्व है, मतलब फर्स्ट वर्ग का, Mg द्वितीय वर्ग का, एल्यूमिनियम तृतीय वर्ग का, सल्फर चौथे, फास्फोरस पांचवें, सल्फर छठवें और क्लोरीन सातवें, ठीक है, वर्ग का सेतु तत्व है, क्योंकि यही तत्वों को ए और बी में विभाजित किया गया। ये अपने उपवर्गों को जोड़ते हैं। फिर आता है तत्वों के आयुपेशी नाम। तो जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक 100 से अधिक हैं उनके आयुपेशी नाम किए गए हैं और इसके लिए दो पद प्रयुक्त होते हैं। पहला है तत्व के परमाणु क्रमांक के अंकों का लैटिन और ग्रीक नाम लिखते हैं। जो तत्व के परमाणु क्रमांक में अंक हैं उनके लैटिन और ग्रीक नाम लिखते हैं। समस्त अंकों के नाम को बिना गैप दिए लिखकर अंत में ईएम लगा देते हैं तथा प्रत्येक अंक के नाम का प्रथम अक्षर लेकर तत्व का संकेत बनाते हैं। ठीक है, ये इनके नाम हैं। जैसे 0 को नील बोलते हैं, 1 को अन बोलते हैं, 2 को वाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हैग, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट और 9 को इन। ये इनके नाम है, लैटिन नेम और ग्रीक नेम। अब जैसे मान लो हमें 101 का नेम लिखना है तो हम लिखेंगे 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, फिर अन, ठीक है, 1 के लिए, और फिर लास्ट में लग गया इनियम, ईयम, तो हो गया अनिल, अनियम, अनिल। ऐसे वाइयम, अनिल ट्राइयम, अनिल क्वाइडियम, अनिल पेंटियम, अनिल हैक्सियम, अनिल सेप्टियम, अनिल ऑक्टियम। ठीक है, फिर है मैंडिल। ठीक है, इनके नेम भी देखो आप, जैसे 101 को मैंडिलीवियम बोलते हैं, 102 को नोवेलियम बोलते हैं, 103 को लॉरेंसियम, 104 को रदरफोर्डियम, 105 को डबनियम, 106 को सैबोर्जियम, 107 को बहेरियम, बोरियम और 108 को हासियम। ठीक है, मैं इनको रटना, 100 ध्यान रखें कि आपको 101 से लेके और 108 तक के तत्वों को रट लेना है। इनके ऑफिशियल नेम, ये इनके ऑफिशियल नेम है, मतलब कॉमन नेम। ठीक है, ये क्या है इनके कॉमन नेम, ऑफिशियल, जो उनके साइंटिस्ट के नेम पर रख दिए गए हैं और इनको ऐसे रखेंगे MD NO LR RR। मंदिर MD, NO में नोट, LR लेकर, RF रफी, DB दोबारा, SG सजकर, BH बाहर और HS हंसकर चला। मतलब मंदिर में नोट लेकर रफीक दोबारा, सजकर बाहर, हंसकर चला।
ऐसे याद कर लो। तो आपको ये बहुत, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये नीट में कई बार आ चुके हैं। आपको तत्वों के परमाणु क्रमांक लिखे होंगे और उनके सामने ऑफिशियल नेम उनको मैच कराना है इस तरह से। तो ये है कुल मिला के जो बचा हुआ हमारा जो तत्वों के विभाजन के नियम थे उनको हमने यहाँ पर स्पष्ट किया है। इसके बाद हमने डिस्कस किया है क्या, तत्वों के आवर्ती गुण, परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, आयनन विभव, है ना। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन बंधुता, ऋण विद्युता और संयोजकता, तब जाके हमारी पूरी आवर्त सही ढंग से क्लियर होगी। बाकी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, उससे आवर्त कैसे निर्धारित करते हैं, वर्ग कैसे निर्धारित करते हैं, ब्लॉक कैसे निर्धारित करते हैं, किसी भी आवर्त में कितने तत्व हो सकते हैं, ये सब कुछ मैंने परमाणु संरचना के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला जो एक चैप्टर बनाया है उसमें दिया हुआ है। आप उसको अच्छी तरह से देखें। एक एक आवर्त सारणी में एक किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक याद हो तो हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिख सकते हैं वो पूरा बताया है। आपको कोई भी विन्यास रटने की जरूरत नहीं है, कोई भी ब्लॉक, बस विन्यास लिखें और उससे पूरा ब्लॉक निर्धारित कर सकते हैं, वर्ग और उसकी आवर्त संख्या। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।